हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द चैनल ग्रेन फॉर ब्रेन। दोस्तों, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि हम तो भारतवर्ष में रहते हैं ना, तो यहाँ आखिर 1 जनवरी को सृष्टि में ऐसा क्या परिवर्तन होता है जिससे हमको ये लगे कि ये नया साल है। न ग्रह नक्षत्रों में कोई विशेष खगोलीय परिवर्तन होता है और ना ही प्रकृति में। तो आखिर किस आधार पर हम 1 जनवरी को अपना नया साल मनाते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास की शुक्ल पद की प्रतिपदा को नया साल मनाया जाता है। उसके पीछे हमारे पास बहुत बड़े आधार हैं। हालांकि भारत का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो अपने अपने हिसाब से मार्च और अप्रैल के बीच की तारीखों में अपना नया साल मनाता है, जैसे बैसाखी, गुड़ी पड़वा, चेती चांद। लेकिन वो स्तर इतना बड़ा नहीं होता जितना 1 जनवरी का होता है। तो चलो आज इसी विषय पर थोड़ी गहराई से चर्चा करते हैं और कितना सही है हमारा हिंदू कैलेंडर, उस पर बात करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और शेयर कर देना। दोस्तों, भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग अर्थात कैलेंडर है वो शक संवत पर आधारित है। 22 मार्च 1957 में शक संवत पर आधारित कैलेंडर और ग्रेगोरियन कैलेंडर दोनों को भारतीय संविधान में मान्यता मिली। शक संवत हमारा भारतीयों का पंचांग है, जबकि ग्रेगोरियन कैलेंडर भारत के साथ साथ लगभग पूरी दुनिया द्वारा अपनाया जाता है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है उसके बारे में अभी हम बात करते हैं। आप खुद ही समझ जाएंगे कि कौन सा कैलेंडर ज़्यादा सटीक बैठता है। बात करते हैं शक संवत कैलेंडर की। दोस्तों, यहाँ संवत का मतलब होता है समय की गणना। हालांकि विक्रम संवत शक संवत से पहले का कैलेंडर है। शक संवत ठीक वैसा का वैसा ही है जैसा कि विक्रम संवत है, केवल एक बात का फर्क है, उसे भी हम आगे समझेंगे। अर्थात शक संवत का आधार विक्रम संवत ही है। भारत के बहुत बड़े भूभाग में आज भी विक्रम संवत का ही प्रयोग होता है। दोस्तों, वीडियो को आगे पूरा देखना, आप समझ जाओगे कि आखिर ये कैलेंडर बनते कैसे थे। विक्रम संवत सूर्य व चंद्रमा की गति पर निश्चित किया गया है, जिसमें 12 महीने का एक वर्ष और 7 दिन का एक सप्ताह होता है, जिसमें एक दिन 24 घंटे का होता है, क्योंकि धरती अपनी धुरी पर एक चक्कर 24 घंटे में पूरा करती है। ये लगभग सभी को पता है। अब महीने की बात करते हैं। ये चंद्रमा की कलाओं पर निर्भर करता है। चंद्रमा की कलाएं अर्थात चांद के घटने और बढ़ने का क्रम, और इसे ही शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष कहा गया है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है और अपनी भी धुरी पर घूमती है, और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। अब चंद्रमा की अपनी तो कोई रोशनी नहीं होती है, वो एक उपग्रह ही है। अब होता ये है कि इन सब के घूमने के कारण स्थितियां ऐसी बनती हैं कि सूरज की रोशनी पड़ने के कारण चांद हमारी पृथ्वी से कभी पूरा दिखता है, जिसे हम पूर्णिमा कहते हैं। फिर ऐसी स्थितियां बनती हैं कि चंद्रमा की ये रोशनी धीरे धीरे करके कम होती जाती है, और कम होते होते 15 दिन बाद तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती है, जिसे अमावस्या कहते हैं। फिर अगले 15 दिनों में धीरे धीरे चांद फिर से ज़्यादा दिखाई देना शुरू हो जाता है। अब इसी आधार पर अमावस्या के बाद जब 15 दिनों तक चांद बढ़ना शुरू होता है, उसे शुक्ल पक्ष कहा जाता है, क्योंकि शुक्ल का मतलब होता है सफ़ेद या गोरा। और उन दिनों के नाम कुछ इस तरीके से होते हैं जो अभी आपके सामने स्क्रीन पर हैं। जब पूर्णिमा आ जाती है, उसी के बाद जब फिर चांद 15 दिनों तक घटना शुरू होता है, उसे कृष्ण पक्ष कहा जाता है, क्योंकि कृष्ण का मतलब होता है शाम या काला। उन दिनों के नाम भी आपकी स्क्रीन पर हैं, आप देख सकते हैं। विक्रम संवत और शक संवत में यही थोड़ा सा फर्क है कि जहाँ विक्रम संवत में नया महीना पूर्णिमा के बाद आने वाले कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से शुरू होता है, वहीं शक संवत में नया महीना अमावस्या के बाद की प्रतिपदा से शुरू होता है। और दूसरा फ़र्क ये है कि विक्रम संवत 57 ईस्वी पूर्व शुरू हुआ और शक संवत 78 ईस्वी में शुरू हुआ। तो दोनों में 135 वर्ष का अंतर है। विक्रम संवत के हिसाब से 2021 में 2078वां साल चल रहा है, जबकि शक संवत के हिसाब से 2021 में 1943वां साल चल रहा है। विक्रम संवत राजा विक्रमादित्य द्वारा चलाया गया था, जो उज्जैनी के राजा थे। और उज्जैन एक ऐसी जगह है जहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है, अर्थात वहाँ से बनाया हुआ पंचांग काफ़ी सटीक बैठा। हालांकि कर्क रेखा कोई ऐसी खिंची हुई लाइन नहीं है, ये एक इमेजिनरी लाइन है जो पृथ्वी के ऊपरी हिस्से को 2 भागों में बांटती है।
राजा विक्रमादित्य के समय में सबसे बड़े खगोल शास्त्री वराह मिहिर हुआ करते थे, जिन्होंने इन खगोलीय गतिविधियों के आधार पर यह कैलेंडर बनाया था। हालांकि इसके पहले के भी पंचांग हुआ करते थे। सप्तऋषि पंचांग उनमें से एक है जो अभी भी कश्मीर में प्रयोग किया जाता है। हो सकता है पहले वाले पंचांगों के को आधार मानकर और उनमें और भी कुछ सुधार करके विक्रम संवत बनाया गया हो, तो भी ये संवत हमारी भारतीय संस्कृति की ही देन है। विक्रम संवत में महीनों के नाम नक्षत्रों के आधार पर दिए गए हैं। इसको भी मैं आपको थोड़ा सा संक्षिप्त में बताती हूँ। जो कि चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर 27 दिनों में पूरा करता है और इसी बीच वो कई तारों के समूह से होकर गुजरता है और ये प्रक्रिया सतत चलती रहती है। तो उन तारों को हमेशा याद रखने के लिए 2 या 3 तारे या उससे अधिक तारों का एक समूह तैयार किया गया और उनको इमेजिनरी लाइन से जोड़ा गया, तो कुछ आकृतियां तैयार हुई। जैसे जब कुछ तारों को जोड़ा गया तो घोड़े की आकृति बनी और घोड़े को संस्कृत में अश्विन कहते हैं, इसीलिए उसे अश्वनी नक्षत्र कहा गया और इसी तरीके से 27 नक्षत्र तैयार हुए। अब देखते हैं राशियां कैसे तैयार हुई। इन 27 नक्षत्रों को 12 राशियों में विभाजित किया गया, तो 2.25 नक्षत्रों को मिलाकर एक राशि तैयार हुई। हर दिन चंद्रमा लगभग एक नक्षत्र की यात्रा तय कर लेता है और हमारे हिंदू महीनों के नाम भी नक्षत्रों के नाम पर रखे गए हैं। जैसे चैत्र महीना चित्रा और स्वाति नक्षत्र से लिया गया है। जब हम पैदा होते हैं तो चंद्रमा उस समय किस नक्षत्र में है और किस राशि में है, उसी हिसाब से हमारा नाम रखा जाता है और हमारी कुंडली बनाई जाती है। आई होप इससे आप थोड़ा तो समझ गए होंगे कि किस तरीके की गणनाएं हमारे हिंदू कैलेंडर को बनाने के लिए की गई हैं। ये सब बातें भी अगर एक तरफ रख दी जाएं तो भी प्रकृति के हिसाब से भी आप देखें तो मार्च अप्रैल के दिनों में प्रकृति अपने चरम पर होती है। सारे पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं, दिन बड़े होना शुरू हो जाते हैं। इससे बेहतर नए साल के लिए और कौन से दिन हो सकते हैं। अभी बात करते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर। तो प्राचीन रोमन कैलेंडर में मात्र 10 माह होते थे और वर्ष का शुभारंभ 1 मार्च से ही होता था। 713 ईस्वी पूर्व इसमें जनवरी और फरवरी का माह जोड़ा गया और 153 ईस्वी पूर्व 1 जनवरी को वर्ष का शुभारंभ माना गया, क्योंकि जनवरी का नाम देवता जेनस के नाम पर रखा गया था, जिससे किसी चीज़ की शुरुआत करने का देवता माना जाता है। 45 ईस्वी पूर्व रोम के तानाशाह जूलियन सीजर द्वारा जूलियन कैलेंडर का शुभारंभ किया गया और 1 जनवरी को ही नया साल माना गया। पहले जब 1 मार्च को नया साल माना जाता था, उसके हिसाब से ही महीनों के नाम रखे हुए थे। जैसे सितंबर पहले 7वां महीना था, जो सेप्टे से लिया गया था, जिसका लैटिन भाषा में अर्थ होता है 7 नंबर। अक्टूबर ऑक्ट से लिया गया था, जिसका मतलब होता था 8। तो जब नया साल मार्च से जनवरी में शिफ्ट किया गया तो शायद इन्हें ये नाम भी बदल देने चाहिए थे, जो इन्होंने नहीं किया। और तो और 1 मार्च के हिसाब से कैलेंडर में 5वां महीना था क्विटिलिस। चूँकि जूलियन सीजर इसी महीने में पैदा हुए थे, इसीलिए उस महीने का नाम जूलियस के नाम पर जूला रखा गया, जो आगे जाकर जुलाई बना। और जो 6ठा महीना था, पहले उसका नाम सेक्सटिलिस था, जिसे बदलकर सम्राट अगस्टस ऑक्टेवियन के नाम पर अगस्टस रखा गया, जो आगे जाकर अगस्त हो गया। यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, आगे की बात सुनकर आप हैरान हो जाओगे। चूँकि जूलियस सीजर के नाम पर जो महीना जुलाई रखा गया था उसमें 31 दिन थे और जो महीना राजा अगस्टस के नाम पर रखा गया था उसमें 30 दिन थे। तो राजा अगस्टस को ये बात अच्छी नहीं लगी, जिसके चलते फरवरी जो पहले से ही 29 की थी, उसमें से और एक दिन घटाकर अगस्त महीने में जोड़ दिया गया। अब आप ही बताइए, क्या है वैज्ञानिक आधार इनके कैलेंडर का, जो शायद जबरन हम पर थोप दिया गया है और हम भी बड़ी खुशी से 1 जनवरी को नया साल मनाते हैं। दोस्तों, भारत की परंपरा की जड़ें बहुत गहरी हैं, वो आधारहीन नहीं हैं, इसीलिए उसका महत्व जानो और उसका सम्मान करो। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो